गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 91। अभी तक हमने देखा था कि गुडविल क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुडविल एंड देयर नेचर। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मतलब गुडविल किस किस फैक्टर्स से अफेक्ट हो जाती है, मतलब उसको किस चीज़ पे मतलब अफेक्ट होता है। चलिए हम देखते हैं। गुडविल ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें दे रखे हैं। पहला दिया है नेम एंड प्लेस ऑफ द फर्म। पहला पॉइंट क्या है, नेम एंड place of the firm. If the location of the business of the firm is at central place where more and more customers are attracted, then firm earns more goodwill and reputation। मतलब बोल क्या रहा है कि आपका बिजनेस कहाँ पे, आपकी जो फर्म है वो कहाँ पे, अगर सेंट्रल लोकेशन मतलब सिटी के बीचों बीच है तो आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल अर्न कर सकते हो और आपकी एक अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में। समटाइम्स along with the gain of the name of some old reputed firm, the customer attitudes toward the firm becomes favorable। क्या होता है, कभी कभार आपके जैसे फर्म बहुत पुरानी है और मतलब बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड है तो भी कस्टमर्स आपके यहाँ आना प्रेफर करते हैं। द गुडविल गेन टू द फर्म ड्यू टू लोकेशन इज कॉल्ड लोकेशन गुडविल। अगर आपकी गुडविल बन रही है या गुडविल गेन कर रहे हो और आप लोकेशन के कारण मतलब आपकी जहाँ सिचुएटेड है प्लेस के कारण आपको अगर गेन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लोकेशन गुडविल। फिर दिया हुआ सेकंड पॉइंट, कॉर्डियल रिलेशन। The cordial relation with customers, efficiency and salesmanship of business owner and partner make the name of business very popular। मतलब आपका कैसा रिलेशन है, आप कस्टमर से कैसे बिहेव करते हो, कितना अच्छा सामान उसको सेल करते हो और आपके यहाँ जो मतलब लोग काम करते हैं जब वो आते हैं कस्टमर्स तो कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए। As a result of this, their business credit is stabilized, and it has been truly said, surety costs nothing but pays everything। तो इसमें यही बताया गया है कि आप कैसे अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर लेते हो। आपको अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, उनके साथ पोलाइट बिहेव करना चाहिए और उनकी जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करना चाहिए। तो आप इससे क्या हो सकता है कि आप आपके यहाँ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आप गुडविल अर्न कर सकोगे। बेटर गुड्स एंड फेयर प्राइस, अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराने चाहिए और सही रेट में। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे गुड्स तो प्रोवाइड करा रहे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो तो कोई लेना नहीं पसंद करेगा। इफ़ अ बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू स्टेबलाइज और इंक्रीज हिज गुडविल देन शुड सेल क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल रेट। मतलब वही बोल रहा है कि बिजनेसमैन को अच्छे सामान बेचने चाहिए जिसमें क्वालिटी हो और उसका प्राइस भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं, रीजनेबल होना चाहिए। लीस्ट डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, नो एडल्ट्रेशन इन प्रोडक्ट क्रिएट्स फेथ इन द माइंड ऑफ कस्टमर। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करके देना या क्वांटिटी कम देना। जैसे आप 100 ग्राम्स मांगने गए तो वो आपको सामने आपके 100 ग्राम्स ही है लेकिन वो 80 ग्राम्स दे रहा है, मतलब उसके तोलने वाली मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो जान मुझे कम कर रखा हो। इन दिस मैनर द कस्टमर रिमेन सेटिस्फाइड एंड फेवर द फर्म। As a result of this, the goodwill of the firm becomes well stabilized, satisfy customer, advertise the business without any charge. The business is very much benefited। मतलब वही बताया गया है कि आप अच्छी सामान दो, अच्छी क्वालिटी का दो और कस्टमर को खुश रखो और उनसे ज़्यादा मतलब गलत प्राइस मत चार्ज करो और क्वांटिटी सही दो। तो क्या होगा, वो 4 लोगों को मिलेंगे, 4 लोगों को बताएंगे कि उसके यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, आप उसके यहाँ जाना। वो तो एक तरीके से आपकी दुकान का एडवर्टाइज कर रहे हैं बिना किसी पैसा लेके, कोई भी पैसा लेके वो आपका दुकान का एडवर्टाइज ही कर रहे हैं। इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट में और आपके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आते हैं और आप गुडविल अर्न कर सकते हो। फिर यह ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। इन प्रेजेंट एज द एडवर्टाइजमेंट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस। आज के टाइम में अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस में ग्रोथ आए, बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। One can attract the customer within and outside the country with the help of advertisement। आज एक मीडियम, एक सोर्स यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कस्टमर्स को इंडिया में या फॉरेन से अगर चाहते हैं कि हम उसको अपने बिजनेस वो हमारे से कुछ खरीदे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फर्म ऑन रेडियो टेलीविजन मेक्स फुली अवेयर अबाउट बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट। जैसे इसमें रेडियो टेलीविज़न दिया, आजकल तो इंटरनेट में देखते होंगे आप लोग, कुछ चला रहे हो, मोबाइल में कुछ चला रहे हो तो किसी चीज़ का एडवर्टाइज आ जाता है।
तो वही बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के थ्रू अगर आप एडवर्टाइज करते हो तो उससे क्या होता है, सामने वाले को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर आल्सो इफेक्टिव सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डाल दो। Thus, continued advertising campaigns of product also makes new customers and increase the demand among the customer। वही बताया गया है कि किसी को आपके बारे में पता ना हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में ना पता हो, तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको पता चलता है, वो आपके नए कस्टमर बनते हैं और ऐसे में आपके कस्टमर इंक्रीज होते हैं और आप एक अच्छा मनी अर्न कर सकते हो, गुडविल अर्न कर सकते हो। फिर दिया हुआ है ड्यू टू मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक शस्त्र राज, मतलब एक पर्सन के पास फुल पावर हो। द फर्म में ऑल्सो इंक्रीज गुडविल इफ इट इज़ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म एंड पोजेट्स ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और वेल नोन बिजनेस रेपुटेशन। बोला जा रहा है कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट होता है, मतलब कि हम इस चीज़ को सेल कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई इसको बना के सेल नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क भी वही होता है, एक तरीके का कॉपीराइट होता है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो या मोनोपोलिस्टिक फर्म है आपकी, तो आप एक अच्छा रेपुटेशन बना सकते हो बिजनेस का, आपके यहाँ कस्टमर आएंगे और आप अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए इसमें देखिए दिया है फैसिलिटीज़ कस्टमर। हम कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑल्सो अट्रैक्ट्स कस्टमर। मतलब हम कितने अच्छी तरीके से उनको आते हैं वो आपकी शॉप में, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छी से सामान शो करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। इफ़ देयर इज़ अरेंजमेंट ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब आप बोलते हैं कि आप सामान छोड़ जाइए, हम आपके घर पहुंचा देंगे, इट विल बी मच बेटर। दिस कैन लीड टू परमानेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर। इससे क्या होते हैं, जो कस्टमर होते हैं खुश होते हैं, बोलते हैं कि हमको वहाँ जाके बस सामान छांट के आना रहता है और वो हमारे घर तक भी पहुँचा देते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग इन द शॉप में बैठने की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो अट्रैक्ट द कस्टमर, मतलब अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर, एसी वगैरह लगा हो, प्रॉपर बैठने की सुविधा हो, आपके पास वैरायटी अच्छी हो सामान की, तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स खुश रहते हैं और आपके यहाँ चाहेंगे कि आपके यहीं वो आएँ और प्रोडक्ट हमेशा खरीदें। सेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ ऑफ फर्म। Satisfy and contented employees of the firm are also helpful in arising the goodwill of the firm। मतलब बोला जा रहा है कि अगर आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी अगर खुश होते हैं, मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, अगर हम उनको भी अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, अच्छी से उनको मोटिवेट करें, उनको प्रमोट करें, तो वो भी खुश रहेंगे और अच्छा से अच्छा काम करेंगे जिससे हम गुडविल अर्न कर सकें। They maintain the plus point of their firm to their relatives and friends, which help in arising its goodwill। वो भी लोग कहीं जाएंगे तो अपने रिलेटिव्स को बोलेंगे कि आप आना हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना, तो आप वो भी एक तरीके से आपके शॉप का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपकी गुडविल अर्न करने में हेल्प करते हैं। नीड ऑफ कैपिटल। More buyers may be interested to purchase a business which requires comparatively small amount of capital with a high rate of earning profit and consequently raise the value of goodwill. On the contrary, for a business which requires large amount of capital but the rate of earning profit is comparatively low, no buyer will be interested to invest in such business and has the goodwill of the said firm will be pulled down। इसमें बोला need of capital। More buyers may be interested to purchase a business which requires comparatively less small amount of capital। मतलब बोला कि लोग ऐसे बिजनेस को खरीदना पसंद करेंगे जिसमें कम पैसा लगाना पड़े, पर कम पैसे में हमको मिल जाए, बट हाई रेट ऑफ अर्निंग, जिसमें लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। एंड रेज द वैल्यू ऑफ गुडविल, और फिर धीरे धीरे अपने गुडविल की वैल्यू वो इंक्रीज कर सकें। जैसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा तो उनकी गुडविल भी मार्केट में, रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। एंड और दूसरे साइड, अपोजिट साइड में बोला जाता है कि बिजनेस विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऐसी बिजनेस को कोई नहीं खरीदना चाहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगे और रेट ऑफ अर्निंग, प्रॉफिट बहुत कम हो, प्रॉफिट अर्न करने का जरिया बहुत कम हो। नो बायर विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस। ऐसे बिजनेस में कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा और गुडविल भी इसकी फर्म की क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल मे ऑल्सो बी अफेक्टेड ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बोला कि जो वैल्यू होती है गुडविल की वो अफेक्ट होती है, कैसे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
के कारण इफ द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज राइजिंग, नो डाउट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई। मतलब बोला कि अगर आपका प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो कोई डाउट नहीं है वैल्यू ऑफ गुडविल भी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट होगा, अगर आपको लॉस होता जाएगा तो वैल्यू भी गुडविल की डिक्रीज होती जाएगी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी, efficient management may also help to increase the value of goodwill by increasing profit to approximately प्लान प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। बोला जा रहा है कि एफिशिएंट मैनेज, अगर अच्छी से आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हो तो उससे क्या होगा, आप गुडविल अर्न कर सकते हो। कैसे? ज़्यादा प्रॉफिट कमा के। मतलब आप पहले से प्लानिंग करके रखो कि हमें क्या सामान बनाना है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या सर्विसेज देनी है। इन ऑर्डर टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इट मस्ट बी नोटेड दैट सच एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी हिंडर्ड। मतलब वही बताया जा रहा है कि हमको प्रॉपर उसको मैनेज करना चाहिए। अगर हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आता है, इसमें ये बताया जाता है कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें 3 मेथड दिए गए हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं अपनी फर्म की। चलिए हम पहले मेथड में आते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम एवरेज लेते हैं। In this method, the valuation of goodwill is calculated on the basis of average profit of past years। मतलब पहले सालों के प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। The years to be considered as basis for average profit depends upon the agreement among the partner। मतलब कितने पुराने सालों का हमें प्रॉफिट लेना है वो पहले से डिसाइडेड रहता है। Generally, for valuation of goodwill, the average profit is considered for 3, 4 या 5 ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा हम एवरेज कितने सालों का लेते हैं, 3 साल, 4 साल या 5 साल का। Generally, the need of valuation of goodwill arises at the time of sale of business। हमें कब कैलकुलेट करना पड़ता है गुडविल की वैल्यू, जब हम उसको बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब करने की जरूरत पड़ती है, जब हम बिजनेस को सेल करते हैं। But in case of partnership firm, need for valuation of goodwill is also done in following cases। देखिए, एक तो आप जब बिजनेस को सेल करें तब तो हम करते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें और भी हमें कभी कभार करनी पड़ जाती है। जैसे पहला दिया हुआ है, जब नया पार्टनर आता है तब करने की जरूरत हो जाती है। दूसरा, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तब करने की जरूरत पड़ जाती है। डेथ, किसी की डेथ होने पे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म के बंद होने पे। सेल ऑफ बिजनेस। अमेलिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमेलिगेशन का मतलब होता है जब मर्ज हो जाती है पार्टनरशिप फर्म किसी और बिजनेस के साथ, तब करने की जरूरत पड़ती है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द एवरेज प्रॉफिट, द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज सर्टेन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखिए, एवरेज प्रॉफिट की तो हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके साथ हमें परचेज ईयर की भी ज़रूरत पड़ती है। द ईयर ऑफ परचेज इज डिटरमाइंड विद द कॉन्सेप्ट दैट इफ एनी बिजनेस इज कमेंस्ड इन प्रेजेंट, देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू कम एट पार विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। दीज ईयर्स कैन बी, मतलब परचेज ईयर आपके भी 3 से 5 साल तक हो सकते हैं, और आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं परचेज ईयर। दिस मेथड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है, सिंपलेस्ट मेथड होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और ये गुडविल को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 93। देखिए, आपको मेथड दे रखा है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 मेथड होते हैं, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके। इन दिस मेथड द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, ये एवरेज प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, आर एडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब बोला जितने पास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए होते हैं हम सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। If among any of these years there is any loss in such years, then such loss should be deducted। जैसे आपको बोला जा रहा है 5 साल का आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसको ऐड करना है, मतलब हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए, अगर 5 सालों में किन्हीं भी सालों में अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो उस लॉस वाली अमाउंट को हमें बाकी ईयर से माइनस करना पड़ेगा। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अडेप्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मैथड। इस मेथड में क्या, मतलब इस मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, ऑरेंज बॉक्स में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है।
पहला स्टेप होता है डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग द प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स एंड डिडक्ट द लॉस इफ एनी। मतलब जो पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर लीजिए, अगर कोई नहीं भी सालों में लॉस है तो उसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता होगा हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे। जैसे आपको बोला जा रहा है 5 सालों का, तो आपने 5 सालों का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। अगर 4 दिया होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। फिर दिया है फॉर डिटरमाइनिंग एवरेज प्रॉफिट डिवाइड द टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर फॉर विच द प्रॉफिट और लॉस हैज़ बीन टेकन। मतलब वही बताया गया है एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने जो प्रॉफिट और सबको ऐड किया 5 सालों का, 4 सालों का या 3 सालों का, उसको हम किससे जितने साल का आपने लिया उससे डिवाइड करेंगे जिससे हम एवरेज निकाल सकें। फिर जो एवरेज निकलेगा मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट बाय द ईयर ऑफ परचेज से 2 और 3 और एनी अदर बेसिस। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ईयर ऑफ परचेज 2 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है, या 3 अगर दिया होगा 3 से इंटू करेंगे। देखिए हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखते हैं हमें ये एग्जांपल जो नीचे दिया हुआ है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। देखिए ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हमें एवरेज कितने सालों का दिया है लास्ट 5 ईयर्स का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आज हमें ये लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे कोई भी लॉस वर्ड नहीं दिया है, तो हम इन प्रॉफिट्स को क्या करेंगे 5 सालों का ऐड करेंगे। देखिए दिया है टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, इन सबको हमने क्या किया ऐड किया है। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका जो ऐड करने से कितना आया था 75,000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया था, तो 15,000 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया था ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है ट्वाइस है, और 15,000 कहाँ से आए ये 30,000। चलिए अब हम एक्सरसाइज इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, पेज नंबर 108। टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। देखिए जो 3 ईयर्स ऑफ परचेज, ये परचेज ईयर दिया है कितना है 3 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमें एवरेज कितने सालों का लेना है लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर इज एज अंडर। हमें फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2000, सेकेंड ईयर हमें प्रॉफिट हो रहा है 1500 का, थर्ड ईयर देखिए हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम क्या करते हैं माइनस करेंगे 300। फिर दिया फोर्थ ईयर प्रॉफिट हो रहा है 3000 का, फिफ्थ ईयर हमें प्रॉफिट हो रहा है, और फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो चलिए हम देखते हैं इसको, हम अपना फॉर्मूला लगा के इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमको पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्रॉफिट पूरे 5 साल का कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस भी होता है ऑफ 5 तो देखिए हमें पहले अमाउंट कितनी दे रखी है 2000, ये प्लस में आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, 1500 भी प्रॉफिट है, लेकिन लॉस को क्या करना है माइनस, तो 300 हमारा लॉस का है, फिर 3000 प्लस 30। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है हमने लास्ट 5 ईयर्स का लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर हमें लॉस हुआ, तो लॉस में को हमको क्या करना है माइनस करना है, फिर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेंगे। 3500 65 और 38 में से 3 गया 35 और 35 आपका आएगा 65 और 35 आपका आएगा 10,000। यहाँ तक कोई डाउट? देखिए इसके अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया है टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज के लिए क्या करेंगे 10,000 और हमें ईयर्स कितने दिए हुए थे 5 साल का है तो ये क्या आएगा 2,000। अब हमें गुडविल निकालना है। गुडविल या आप लिख सकते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करेंगे इक्वल्स क्या लिखते हैं एवरेज। पूरा आपको फॉर्मूला वगैरह सब लिखना है। अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करोगे तो आपको समझने में भी दिखेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज देखिए आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला कितना आया था 2,000 और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 3 तो कितना अमाउंट आएगा 6,000 हमारी गुडविल आएगी। देखिए इससे आपको आंसर में भी दे रखा है गुडविल इज 6,000। कुछ नहीं है पहले हमें पूरे साल का जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एवरेज का मतलब क्या होता है जितने साल का टोटल हमने किया है या सब माइनस जो करके निकाले हैं उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये 5 साल का था तो 5 से डिवाइड कर दिए तो ये आया। फिर इसके बाद हमारा फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया इनटू कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से देखिए आपको 36 और 37 दे रखा है। तो 36 में देखिए 1 ईयर का प्रॉफिट 8,000 है, सेकेंड ईयर का 10,000 है, 12,016 ये हमें पूरा प्रॉफिट ही दे रखा है 4 साल का दे रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज 3 दे रखा है तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको फिर हम 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगी। अब देखिए 37 में क्या दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स ऑफ परचेज। हमें कितना 4 दे रखा है 4 क्या है यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज है। एवरेज प्रॉफिट हमें कितने साल का निकालना 5 साल का निकालना है और ये 5 साल में देखिए यहाँ पे कहीं भी लॉस नहीं है ये हमें पूरा प्रॉफिट दे रखा तो हम इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे और ये कितने साल का है 5 का तो फिर हम जो एडिशन करके जो आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और हमें अमाउंट जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे इंटू कर देंगे तो हमारे यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।